आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की जो नई पाठ्य पुस्तक है जिज्ञासा, इसके अध्याय 6 को संक्षिप्त में पढ़ने वाले हैं। खास जो इसके पॉइंट्स हैं उसको जानने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है हमारे आस पास की सामग्री, मटेरियल अराउंड अस। तो आइए शुरू करते हैं। और अभ्यास के प्रारंभ में दो बच्चे जो है अपने गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से स्कूल को रीज्वाइन करते हैं और उनके हाथों में नई नोटबुक, पेन और पेंसिल वगैरह होती हैं और वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी नोटबुक और पेन को एक दूसरे को दिखाते हैं। तभी टीचर आ जाती हैं और सभी बच्चों का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित करती हैं और कहती हैं कि वस्तुएं जो है एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न हैं, उनके आकार और रंग क्या क्या हैं, जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है, क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं। सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री या मटेरियल कहलाता है। आगे यहाँ पे आपको एक तालिका दी गई थी, इसमें आपको कुछ सामग्रियों के नाम लिखने हैं और फिर आपको बताना है कि ये सामग्रियां किन सामग्रियों या चीजों से मिलकर बनी हैं। तो हमने यहाँ पे दो उदाहरण लिखे हैं, जैसे कंघी आपने मान लिया लिखा और ये आपने देखा कि ये प्लास्टिक की बनी हुई है। दूसरा आपने चाय बनाने की जो केतली है उसको देखा और ये जो है किसी धातु की हो सकती है, स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देंगी। आप इन वस्तुओं के भी लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। आगे है कि हम इन वस्तुओं को जो है समूहों में कैसे बांट सकते हैं। तो किसी भी समान गुण जैसे कि आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, धुतिहीनता यानी कि जिसमें चमक नहीं होती है, और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर हम समूहों में बांट सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इतने सारे सामग्रियों में अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसमें चमक है, तो आप बता पाएंगे कि चम्मच है, गिलास है, ये शायद पिलास या चिमटा है। इसी तरह से यहाँ पे चाबी, ताला, ये सब जो है इन सब चीजों में चमक है। बाकी जो है चीजों में चमक नहीं होती है। अगर आप देखें तो इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जिसमें चमक नहीं होती है, उसको भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो जो बिना धातु से बनने वाली चीजें हैं वो सब धुतिहीनता में आ जाएंगी। उसके अलावा कलर के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं कि भाई इसमें लाल कलर का कौन कौन है, पीला कलर का कौन कौन है, इसमें से कठोर कौन कौन है, कोमल कौन कौन है, या फिर ये चीजें किन सामग्रियों से बनी हुई हैं, लकड़ी का सामान कौन कौन है, बिना लकड़ी का सामान कौन कौन है। तो कई तरह से हम इन्हें ग्रुप में बांट सकते हैं। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि जो है वर्गीकरण कहलाता है, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि कोई एक तरह की जो वस्तु होती है, मान लिया जाए गिलास को आप लें, तो ये जरूरी नहीं कि गिलास केवल एक ही प्रकार के सामग्री से बनता है, ये अलग अलग सामग्रियों से भी बना हो सकता है। जैसे गिलास जो है धातु का भी होता है, जैसे स्टील का हो गया, तांबा का हो गया, चांदी का हो गया। गिलास जो है कांच का भी बना हो सकता है, गिलास प्लास्टिक का भी हो सकता है, गिलास जो है लकड़ी का भी हो सकता है। तो एक ही तरह की जो वस्तु है विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से मिलकर बनी हो सकती है। यहाँ कुछ प्रश्न है, जैसे कि क्या खाना पकाने वाले बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे तो सारा जो बर्तन होगा कागज का वो खुद ही जल जाएगा, तो उसमें खाना कैसे आप बना पाएंगे।
दूसरा है कि कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कपड़ा जो है जल या कोई तरल पदार्थ को रोक कर नहीं रख सकता है, इससे जो पानी है वो नीचे गिरने लगेगा। इसलिए हम गिलास के तौर पे इसका इस्तेमाल कपड़े का गिलास नहीं बना सकते हैं। आगे एक और प्रश्न मन में उठता है कि विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है क्योंकि इन सभी गेंदों को अलग अलग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। एक और प्रश्न है कि क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि टेनिस का गेंद जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है। यहाँ पे विभिन्न परियोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गेंद आप देख सकते हैं, जैसे ये टेनिस की गेंद है, क्रिकेट की गेंद है, हस्त व्यायाम की गेंद जो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक तालिका दी गई है और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इन गेंदों के अंदर जो उछाल होता है वो किस स्तर का होता है। तो टेनिस की गेंद जो है बहुत ज्यादा उछलती है, तो इसका उछाल जो है उच्च होगा। क्रिकेट की जो गेंद होती है वो मध्यम उछाल इसके अंदर होता है। हस्त व्यायाम की गेंद जो है इसमें बहुत कम उछाल होता है, निम्न होता है। कोई अन्य में हम प्लास्टिक की गेंद ले लेते हैं तो इसमें निम्न या मध्यम हो सकता है। आगे है सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। तो विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां होती हैं वो अलग अलग दिखाई देती हैं। मान लिया जाए आप लकड़ी को देखें और लोहे को देखें तो दोनों ही बिल्कुल भिन्न दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे भी सामग्रियां होती हैं जो आपस में कुछ न कुछ समानताएं उनमें दिखाई देता है। आप विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को एकत्रित करके उन्हें जो है ध्यान से देखें, आप पाएंगे कि उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन पे प्रकाश पड़ता है तो वो चमकती हैं, और किसी का जो गठन है खुरदुरा है, कोई चिकना है ना। और जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है उनका जो स्वरूप है वो धुतिमय या चमकदार होता है, जिसको हम ल्यूमिनस कह सकते हैं। और वहीं कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिनमें कोई चमक नहीं होगा, ज्यादा चमकदार नहीं होती हैं, जैसे लकड़ी को ही ले लें। तो इस तरह की चीजों को हम धुतिहीन, चमकहीन या नॉन ल्यूमिनस कह सकते हैं। इसी प्रकार हम सामग्रियों को कठोर एवं नरम के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा जो सामग्री है छूने से कठोर लगता है, हार्ड लगता है, और कौन सा सामग्री है जो छूने से सॉफ्ट लगता है, नरम लगता है। इस तरह से भी हम चीजों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जैसे कठोर के लिए अगर बात करें तो जितने भी मेटल होगा, लकड़ी होगा, पत्थर होगा, ये सब क्या होगा, कठोर दिखाई देगा, छूने पे कठोर मालूम होगा। वहीं नरम की अगर बात करें तो स्पंज को ले लें या फिर आप कॉटन को ले लें तो ये सब क्या होगा, सॉफ्ट होगा। आगे यहाँ पे एक तालिका दी गई है, यहाँ पे कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं। आपको कठोर अथवा नरम वस्तुओं को अलग अलग करके बताना है। जैसे ईंट कठोर होता है और ये पकी हुई मिट्टी होती है, मिट्टी से ईंटें बनती हैं और इसको पका लिया जाता है। उसके बाद है जल की बोतल, ये कठोर होगी, धातु या प्लास्टिक की बनी हो सकती है, कांच का भी हो सकता है। तकिया नरम होता है, ये रुई से बनेगा। गिलास जो है कठोर होगा क्योंकि ये कांच या स्टील, प्लास्टिक वगैरह का भी हो सकता है। मेज भी कठोर होगा क्योंकि लकड़ी या धातु की हो सकती है। स्वेटर नरम होगी क्योंकि ये ऊन से बनती है। और कोई अन्य में रबड़ अगर आप ले लें तो ये भी नरम होगा और ये रबर से ही बनता है। आगे यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और कहा जा रहा है कि उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पर हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे का नंबर में एक दीवार दिया गया है तो क्या हम दीवार के उस पार देख पाते हैं? नहीं। पेड़ दिया गया है, पेड़ से देखते हुए दूसरी तरफ देख पाते हैं? नहीं। इसी तरह से गांव में एक दरवाजा दिया गया है जो शायद कांच का बीच में बना हुआ है और इससे जो है दिखाई दे रहा है आर पार,
इसी तरह से घा में खिड़की दिया गया है जिससे हो करके जो है देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कांच लगा हुआ होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कुछ वस्तुओं में से होकर जो है चीजों को देखा जा सकता है, और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनसे होकर दूसरी चीजों को नहीं देखा जा सकता है। तो बच्चों, जिन चीजों से, जिन पदार्थों से होकर आर पार देखा जा सकता है, जिनसे प्रकाश जो है आर पार हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिन सामग्रियों से होकर आर पार नहीं देख सकते उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ओपेक कहा जाता है। और कुछ ऐसी भी सामग्रियां होंगी जिनसे आर पार जो है अस्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, आंशिक रूप से देखा जा सकता है, तो ऐसे पदार्थों को पारभासी या ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। आगे यहाँ पे आपको कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। आपको इन्हें पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करना है। जैसे पहला है कांच का गिलास, तो ये पारदर्शी होगा। बटर पेपर, ये भी जो है पूरी तरह से पारदर्शी तो नहीं है, इसमें से आंशिक रूप से देखा जा सकता है, तो ये पारभासी होगा। रबड़ से होके आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो ये अपारदर्शी होगा। फ्रॉस्टेड कांच जो है, इससे आंशिक रूप से जो है आप देख पाएंगे, तो ये आपका पारभासी हो जाएगा। लकड़ी का बोर्ड, इससे होकर बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता है, तो ये अपारदर्शी होगा। और खिड़की का कांच, इससे होकर आप आर पार देख सकते हैं, तो ये हमारा जो है पारदर्शी होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया, यही चीज आप यहाँ पे जो तालिका है उसमें लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है यहाँ पे, क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? तो नॉर्मली जो शुद्ध जल होता है वो पारदर्शी ही होता है, क्योंकि जब आप कोई बर्तन में पानी रखते हैं या किसी बोतल में रखते हैं या कांच में रखते हैं तो हम उसे देख पाते हैं, उससे आर पार भी दिखाई देता है। लेकिन जब हम जल में मिट्टी या किसी ऐसी चीज़ों को घोल दें तो कुछ क्षणों के लिए, जब तक वो उसमें घुलता रहेगा, नीचे नहीं बैठ जाएगा, तब तक जो है वो अपारदर्शी भी हो जाता है। जो गंदा पानी होता है, जब हम उसे शुद्ध कर लें, साफ कर लें, तो वो फिर से पारदर्शी हो जाता है। अगला पॉइंट है, जल में क्या घुलनशील है, क्या नहीं। इसे जानने के लिए हम सबसे पहले इस तालिका को लेते हैं जो लिखा है, जल में विभिन्न सामग्रियों को मिश्रित करना। यहाँ पे कुछ सामग्रियां दी गई हैं। पहले आपको पूर्वानुमान लगाना है, अंदाजा लगाना है, और फिर उसको जो है पानी में डालकर आपको उसका अवलोकन करना है कि वो पानी में घुला या नहीं घुला। जो घुल जाएगा वो अदृश्य हो जाएगा, और जो नहीं घुलेगा वो अदृश्य नहीं होगा। तो चीनी को जब आपका पूर्वानुमान क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अदृश्य हो जाएगा या अदृश्य नहीं होगा। ठीक है, आप पूर्वानुमान खुद से लिखें। अवलोकन ये रहेगा कि चीनी जो है, जब आप इसे जल में डालेंगे और घोलेंगे तो ये जो है पानी में मिल जाएगा, घुल जाएगा और फिर दिखाई नहीं देगा, तो ये अदृश्य हो जाएगा। इसी तरह से नमक भी पानी में पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, घुल जाता है। जबकि चौक पाउडर, रेत, बुरादा, ये सारी चीजें जो है पानी में डालने पे पूरी तरह से घुलती नहीं हैं, अदृश्य नहीं होती हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो पानी में घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, मिक्स्ड हो जाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को जो जल में घुल जाती हैं घुलनशील कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सॉल्यूबल कहते हैं। और कुछ सामग्रियां जल में जो है घुलती नहीं हैं, या तो तैरती रहती हैं या नीचे बैठ जाती हैं। ऐसे पदार्थों को अघुलनशील या इनसॉल्यूबल कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न है, क्या आप जो कुछ भी जल में डालते हैं वह अदृश्य हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आप इसमें बालू डाल के देखें, क्या बालू अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, घुल जाएगा उसमें? नहीं, बालू आपको दिखाई देगा। इस तरह से सारी की सारी चीजें जो है अदृश्य नहीं होती हैं जल में।
आगे एक मन में प्रश्न है कि क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। जब आप जल में घोलेंगे तो सिरका पूरी तरह से घुल जाएगा, शहद भी पूरी तरह से घुल जाएगा, लेकिन तेल पानी में नहीं घुलता है। एक और क्वेश्चन है कि जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? तो बच्चों, जल में जो है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसें जो है वो घुली हुई होती हैं, मिश्रित होती हैं, और इसी जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करके जलीय जंतु जो है जीवित रह पाते हैं। आगे है कितना भारी या हल्का। आप कई सारी वस्तुओं को देखते हैं, क्या एक ही साइज के सभी वस्तुओं का वजन भी समान होता है? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ वस्तुएं जो है भारी होती हैं तो कुछ हल्की होती हैं। सो बच्चों, कोई वस्तु कितना भारी है या कितना हल्का, इसके लिए हम उस वस्तु का द्रव्यमान मापकर पता लगा सकते हैं। द्रव्यमान यानी कि उसका मास, उसका जो वजन है, उसका जो वेट है, उसको करके पता लगा सकते हैं जब उनके आयतन समान हों। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उनके आयतन समान हों। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। आगे यहाँ पे स्थान और आयतन, इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आप चित्र 6.8 को देखें। यहाँ पे पहला गिलास जो है इसमें आधा पानी भरा हुआ है और दूसरे गिलास में पानी जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई? अब मुझे इसका कारण समझ आया। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जग में जल की मात्रा बोतल की क्षमता से अधिक है। आप पीने का पानी या दूध की बोतलों पर जो है उसकी मात्रा लिखे हुए देख सकते हैं कि वो 1 लीटर है कि 500 मिलीलीटर है। ये लेबल देख के आप पता लगा सकते हैं कि उसका आयतन कितना है। चलिए आगे है कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य को हम मटेरियल या सब्सटेंस कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है, यानी कि उसमें भार होता है, वजन होता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और इसे ग्राम या किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर या मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है। यहाँ एक प्रश्न है कि क्या ऐसे कोई गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो वे क्या हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं। यहाँ एक और प्रश्न है कि क्या वायु द्रव्य है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि वायु में भी द्रव्यमान होता है और वायु भी स्थान घेरती है। जब आप किसी वॉलीबॉल या फुटबॉल में हवा भरते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है और वो ज्यादा स्थान भी लेने लगता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु भी द्रव्य है। चलिए आगे है कि आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्यों के जीवन में क्या परिवर्तन किया? क्या यह वरदान है या अभिशाप? तो बिल्कुल सही बात है कि प्लास्टिक के आविष्कार के बाद जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे विभिन्न प्रकार के उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हों, ये आसानी से कम दामों में मार्केट में उपलब्ध हो गया है, जिससे गरीब से गरीब आदमी भी आज जो है प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल ही सस्ता और टिकाऊ होता है। लेकिन हाँ, प्लास्टिक चूंकि जब टूट फूट जाता है, जब ये
अपशिष्ट के रूप में जमा हो जाता है, जब इसका कोई उपयोग नहीं रहता है, तो फिर इससे जो है इधर उधर फेंक देने से प्रदूषण भी बढ़ता है और ये मिट्टी में चूंकि जल्दी से सड़ते गलते भी नहीं हैं, तो ये मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं। तो हमें प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग जो है सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और जो भी प्लास्टिक की वस्तुएं जो बेकार हो गई हैं उन्हें कबाड़ी वाले को देकर जो है इसको हम रिसाइकल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इस अध्याय को यहाँ पे संक्षिप्त रूप से पढ़ लिया है। इसके खास खास जो पॉइंट्स इसमें दिए गए थे उसे जान लिया है। और अंत में यहाँ पे प्राचीन भारत में जो है किस तरह से लोग वस्तुओं का जो है वर्गीकरण करते थे, किस तरह से चीज़ों को ग्रुपिंग करते थे, यहाँ पे आप इसे खुद से पढ़ लें। और इस तरह से हमारा ये अध्याय यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।